अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम 3-4 बड़े अहम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने जेल में भूख हड़ताल की धमकी दी है और उनका ये कहना है कि उनको उनके जो पार्टी रहनुमा है अदालती अहकामात के बावजूद उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, कई घंटे उनको बाहर रोके रखा जाता है और फिर मुलाकातें नहीं होती। ऐसे हालात के अंदर कि जब यूनाइटेड नेशन के वर्किंग ग्रुप ने ऑलरेडी इस सारे मामले के ऊपर बड़ी एक जामे रिपोर्ट जो है वो जारी की हुई है और उसके अंदर कुछ पाकिस्तान की हुकूमत से डिमांड्स भी की गई हैं और ये कहा गया है कि 6 माह के अंदर अंदर इन पे अमल करके रिपोर्ट पेश की जाए। तो ये मामला अगर भूख हड़ताल की तरफ जाता है तो पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में नई सियासी जमातों का कल्चर जो है कि ये नया नहीं है। हर दौर के अंदर कोई ना कोई नई सियासी जमात बनती है और किसी पुरानी जमात में से ही कुछ लोगों को निकाला जाता है या वो खुद निकलते हैं और एक नई जमात बनती है। इस्तेकाम पाकिस्तान अभी हमने इस सिलेक्शन में देखा, उसके अलावा जो है कि PTI पार्लियामेंटेरियन देखी और अभी जो है शायद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मेहताब अब्बासी और दीगर जो मुस्लिम लीगी रहनुमा थे नून लीग के बड़े पुराने, जिन्होंने हमेशा मुस्लिम लीग नून के साथ सियासत की, उन्होंने अवाम पाकिस्तान पार्टी जो है कि वो लॉन्च की है और उसमें उनका जो हदफ तनकीद है वो निशाना जो बनाया वो फॉर्म 47 वाली पार्टी जिसको वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं। तो ये मामलात क्या होंगे और फिर कुछ जो है सियासी माहौल पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिर जो है कि इस वक्त जमहूरियत है और इस वक्त एक पार्लिमानी जमहूरियत और एक हुकूमत है, लेकिन सियासी जो आज़ादियाँ हैं वो अभी भी शायद नहीं है। UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट अपनी जगह, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर NOC जारी भी हुआ तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए, लेकिन फिर उसको भी मनसूख कर दिया गया। तो ये सारे के सारे मामला जो हैं किस तरफ आगे चलेंगे और मियां नवाज शरीफ साहब भी जो मुतहरिक होने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सियासी सरगर्मियाँ शुरू करेंगे, तंजीम साजी का फैसला किया है, कुछ अहम तब्दीलियाँ नून लीग के अंदर होंगी। तो इन सारे मामलों के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में अजहर सदीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ कानूनदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और उन्होंने ख़त भी लिखा है सदर पाकिस्तान को इमरान खान की भूख हड़ताल के मामले के ऊपर। अजहर सदीक साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये कितना अहम मामला है और आपने जो ख़त लिखा है तो इससे तासुर ये मिलता है कि शायद आप हुकूमत से कुछ रिलीफ चाह रहे हैं इमरान खान के लिए, और जो PTI का या इमरान खान का जो नैरेटिव है वो ये कह रहा है कि हम सख्तियाँ बर्दाश्त करेंगे लेकिन हम जो है कि वो भीख नहीं मांगेंगे या हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, सिर्फ अपना ज़ाती रिलीफ नहीं चाहते। तो ये ख़त किस नोयत का है और क्या इसका मौक़िफ़ आपका क्या है? बहुत शुक्रिया जी। अपने खालिद जमील साहब, ये ना तो इमरान खान की कोई डिमांड है, ना इमरान खान साहब ने ये कहा है ऐसा कि उनकी तरफ से, और ना कहीं खत में ऐसा कोई जिक्र है। ये बुनियादी तौर पर जुडिशल एक्टिविज्म पैनल जो इंसानी हकूक और मफाद आमा के लिए बड़े अरसे से काम कर रही है, उसकी तरफ से मरासला लिखा गया और बताया गया है और ये IG प्रिजन को भी भिजवाया गया है, सेक्रेटरी इंटीरियर को भिजवाया गया है, गवर्नर को भी, वजीर आला को भी, सदर को भी और वजीर आजम को। ये भीख के लिए कोई नहीं है, ये उनको बताया गया कि उनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी क्या है। प्रिजनर रूल्स में बेटर क्लास लिखा हुआ है। इमरान खान जो है ना इस वक्त साइबर केस जो है सीरियस क्राइम, उसमें बरियत होगी हुई है, बाकी में सस्पेंशन हुई है। तो एक केस है जो इद्दत वाला है, सिर्फ इद्दत वाले केस के अंदर जेल के अंदर है। तो एक मामूली सा केस जो एक फैमिली नोयत का केस है, उसके अंदर उनको इन सहूलियत से आप साइड पे नहीं ले जा सकते। और मैंने इस मुरासले के अंदर बुनियादी तौर पर जो UN का वर्किंग पेपर है जो 17 सफ़ा पर मुश्तमिल है और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का जिक्र करते हुए उसमें से डिफरेंट पैराज उठाकर लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन किस तरह हो रही है और किस तरह ये मामला चल रहा है। और ये जो कि वजह ये है ना कि इमरान खान साहब इस मामले को देख नहीं रहे, यानी वो खुद चाह नहीं रहे। मेरी जब जेल में मुलाकात हुई बिल्कुल साफ कह दिया था कि वो इस मामले में कोई किसी से कोई रिलीफ नहीं चाहते जो उनका, और इस चीज को फिर हम जो कि इंसानी हकूक और वफाद आमा का काम करते हैं तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है ना, हम खामोश तो नहीं ना बैठ सकते। और अभी मैं अभी किसी बैन अवी इदारे को नहीं मैं भेज रहा, मैंने अभी किसी UNO में या नहीं, या मेरा अगला स्टेप इसके बाद डेफिनेटली कि मैं पहले इन तरह का आवाज उठा दी है, मेरा इससे अगला स्टेप डेफिनेटली कोई जो UN रैपटर है, UN वर्किंग पेपर कर रहा है, तो मैं उन तक जब मामला फिर लेके जाऊंगा, फिर एमनेस्टी तक भी यह मामला जा सकता है। और अभी आप याद रखिएगा, अभी तो इनकी ने समझ जाना चाहिए कि बहुत हो गया है। अब जो आइन और कानून कहता है
अब देखिए अमेरिकन पार्लियामेंट इल्जाम लगाता रहा जनाब कि जनाब वो लॉबिस्ट ने, भाई इमरान खान अगर इतना ताकतवर आदमी है, जब लॉबिस्ट के जरिए पूरी पार्लियामेंट को जेर कर सकते हैं, तो इमरान खान जेल के अंदर क्यों है? अगर ताकतवर आदमी है, वजह ये है कि इंसानी हकूक पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो बाइडेन इंतजामिया ने जो ऑपरेशन रजीम के चेंज के बारे में कहा, उसके बाद यूएन का पेपर आ गया, आगे अमनेस्टी भी इन मामला को बड़ा करीब से देख रहा है, फिर आगे तो भी यूके पार्लियामेंट में इंतखाबात भी हो गए हैं, अभी तो कोई पता नहीं कि प्रेशर उनकी तरफ से भी आ जाए तो इनके लिए जगह नहीं बनेगी। अच्छा, ये अजहर साहब ये बताएं कि ये कितना संगीन मामला है अगर वो भूख हड़ताल फर्ज किया कर देते हैं। और दूसरी जो आप यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, इसमें 2 पैराग्राफ जो हैं कि मेरी नज़र से जो लास्ट 2 पेजेस हैं उसके अंदर 102 और 106 जो है कि वो बड़ा अहमियत का हामिल है। और उसके अंदर मुझे तो बड़ी तशवीश लाक होती है पाकिस्तान के हवाले से जब मैं उसको पढ़ता हूँ। 102 के अंदर वो ये कह रहे हैं कि उनके जो 2 स्पेशल रिपोर्टर हैं वो सिर्फ अपनी रिपोर्ट को भेजिए फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन, कि अगर इस पर अमल नहीं होता तो आप एप्रोप्रिएट एक्शन जो है, मुनासिब एक्शन के लिए जो है कार्रवाई शुरू करें। तो वो कार्रवाई क्या हो सकती है, नंबर 1। और नंबर 2 जो है कि 106 पैराग्राफ है जिसमें कहा जा रहा है कि 6 माह के अंदर जो है कि आप ये जो 4-5 एक्शन है कि उनकी रिहाई, उनको मुआवजा और उनके खिलाफ जो गैर कानूनी कार्रवाई हुई उसके जिम्मेदारान की शनाख्त और उनके खिलाफ कार्रवाई और फिर कवानीन के अंदर तरमीम पाकिस्तान के, ये 6 माह के अंदर करके रिपोर्ट भेजें। तो ये मुझे बताइएगा कि ये रिपोर्ट 25 मार्च को उन्होंने शाया की थी, तो इसका मतलब ये है कि 24 सितंबर तक वो कह रहे हैं कि एक्शन करें, और अगर नहीं होते तो फिर कितनी संगीन होगा कि वो जो अपने उन्होंने एक तो अदलिया से मुतल्लिक जो आज़ादी का स्पेशल रिपोर्टर है उनका, और फिर जो ह्यूमन राइट्स की और आज़ादी इजहार की जो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कमेटी है उसकी तरफ बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, ये कहना कि इमरान खान के लिए कोई स्पेशल है, कोई एडवांटेज दिया गया, नहीं। इससे पहले आप तारीख उठाकर देख लें, अपना प्रेसिडेंट मलेशियन या बाकी और हवाले से इतनी ज्यादा तादाद में रिकॉर्ड आज भी अवेलेबल है। इसके बाद अगला काम क्या है, बड़ा खतरनाक काम है, और वो याद रखिएगा, यूएन अपना डेलीगेशन भेजेगा, फिर वो यानी जो पार्लियामेंट्री उनके मेंबर्स हैं वो आ सकते हैं। अगर यूएनओ ने इसको अपनी यूनाइटेड अगर ले लिया, टेकअप कर लिया इस सारे मामले को, तो मुख्तलिफ सैंक्शंस आ सकती हैं पाकिस्तान के, ट्रेवल बैन आ सकते हैं। यानी इतना खतरनाक काम है। मैं इसलिए वार्न कर रहा हूं। मैंने देखे 2 और चीजों में वार्न किया है। एक तो सहाफियों की आजादी के कॉन्टेक्स्ट को अगर सामने रखकर देखें, जो इन्होंने कैमरा पे पाबंदी लगाई है कि टीवी के लाइव के टिकर नहीं चलाने, वो लाहौर हाईकोर्ट में फाइल किया, लार्जर बेंच का कह दिया, वो लार्जर बेंच बना नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मैं पिछले 2 दिन पहले वो बहस कर आया हूं, आर्गूमेंट कंक्लूड हो गए हैं, और उसमें मैंने बिल्कुल इस रिपोर्ट का जिक्र किया और अदालत को रिपोर्ट भी। इसी तरह लाहौर हाईकोर्ट के अंदर पंजाब डेफेमेशन एक्ट जो बनाया गया वो भी आजादी सहाफत के सख्त खिलाफ है, उसमें भी मैंने ये चीजें सारी सामने रखी हैं। यानी अगर देखा जाए ये और मजीद मामले अगर चले जाए तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल बनेगा। ये हमारी गवर्नमेंट्स को सोच रहे हैं कि कल बहुत बड़ी सैंक्शन आ सकती है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, जो कानून कहता है, जो आइन कहता है। मगर आप देखें, आप वकला प्रोवाइड ना करें, आप मुलाकातें ना करने दें, आप राइट टू फेयर ट्रायल ना दें, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ना दें, इमरान खान के खिलाफ झूठे केसेस बनाकर अभी जो सेडिशन का केस नया लेकर जा रहे हैं वो भी रद्दी की टोकरी में जाना है। कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। मैं इसी तरफ बात लाना चाह रहा था कि ऐसे हालात में कि जिस दिन जो है कि ये यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आती है और बड़ी इसके ऊपर बहस हो रही है, तो उन्हीं दिनों के अंदर पंजाब काबीना ये फैसला करती है कि जी उनके खिलाफ ये बड़ा संगीन मुकदमा जो है शुरू किया जाए। और ये क्या हमारी गवर्नमेंट को या हमारे फैसला साज जो इस किस्म के फैसले करते हैं उनको अंदाजा नहीं हो रहा कि दुनिया क्या सोच रही है और हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए ना, ये देखिए ना, एक बड़ा खतरनाक काम है। मेलाफिडी का लफ्ज़ से आगे निकल गई है। ये मैलिस इन लॉ एंड मैलिस इन फैक्ट और मैलिस इन लॉ दोनों पे चला गया। ह्यूमन राइट वायलेशन के नंबर ऑफ प्रोविजंस हैं वो जिक्र किया हुआ है। यानी ये वाला एलिमेंट जो अब आगे कर रहे हैं ना, अब देखे ना, इतना कुछ करके आपने देख लिया, झूठे मुकदमे सारे, और साइफर के बाद तो इनको इतनी सुर्खी हुई है, उसका जिक्र किया हुआ है। और आगे आप जो केस बनाने जा रहे हैं वो हैरानकुन बात है कि कौन सी बगावत की बात की है, कहां उसने कहा है कि रियासत के खिलाफ उठ खड़े हो, कहां आकर कोई ऐसा कोई इंसिडेंट किया है। और वो ऐसा क्या किया, वो एक सहाफी प्लांट किया है, मतलब जो मर्जी आप कह दें, वो सहाफी साहब पहुंचे वहां पर, उनको उनके अदारे ने कह दिया है, अपना जीटीवी वालों ने, कि भाई आप किस तरह गए, और वो कोर्ट रिपोर्टर भी नहीं था। तो इसका मतलब है उनकी बातों पे आप बगैर कोई एविडेंस के, फिर जब देखा ना, ये एक्चुअली हैदराबाद साजिश की तर्ज पे केस बनाना चाहते थे, वो बन नहीं सकता, वो तारीख गवाह है। जब देखा एविडेंस कोई नहीं है, तो फिर वो जब वो ट्वीट वाला मामला हुआ, ट्वीट भी इमरान खान साहब ने खुद नहीं किया,
वो ट्वीट वाले मामले में फिर वो एविडेंस वहां से इकट्ठी करनी शुरू की, एविडेंस वहां भी नहीं है। इसलिए काबीना का जो फैसला है ना, इमरान खान साहब की तरफ से वो चैलेंज हो गया हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट में पहले जस्टिस फारूक हैदर साहब देख रहे थे, उनकी डीबी देख रही थी। आजकल जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के साथ जस्टिस फारूक हैदर है, वो इस मामले को देख रहे थे, डीबी उनकी बनी हुई है। और मामला अब ये है ना, अब उनके पास है ये सारा मामला। और काबीना, पहली तो बात है कि वो जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है गवर्नमेंट का इस्तेमाल हुआ है, और ये असल में प्लानिंग जो कर रहे हैं वो होना कुछ नहीं है। इसे अल्टीमेटली ये उस तरफ ले जाना चाहते हैं पार्टी को बैन करने के हवाले से। लेकिन उसके लिए चूंकि जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज, ये वफाकी सब्जेक्ट है, ये फेडरल सब्जेक्ट है, यानी सूबाई सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए वफाकी हुकूमत को आगे आना आएगा। वफाकी हुकूमत कोई ऑर्डर एक पास करती है, को बैन करती है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट मामले को देखेगी। तो ये सारा इनके अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठी हो रही है, मुल्क की सुबकी होनी है। सारा बस कर दें, बहुत हो गया है। यानी इन चीजों से मिलना कुछ नहीं है। यानी मैं फिर बता रहा हूं कि मटेरियल इतना कुछ सारा सामने आ गया। कल ये अगर उन चीजों की तरफ निकल गए ना, बाउंड्रीज की तरफ, यानी अभी ये तो सिर्फ चंद चीजें हैं ना, अगर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें आगे बढ़ी तो बड़ी सुर्खी होनी है, उससे बचना चाहिए। अच्छा अजहर साहब, लॉ में एक ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक लफ्ज यूज होता है स्टेट ऑफ डिफेंस, और जिसमें अगर हम पिछले 1-2 साल के हालात देखें, और अभी ख़ास तौर के ऊपर जब यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप की ये रिपोर्ट भी आई और इसके अंदर बहुत सी चीज़ों की निशानदेही की जा रही है, लेकिन जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो उसके अगेंस्ट है। ना सिर्फ पंजाब कैबिनेट का हम फैसला देख रहे हैं, बल्कि अभी आपने पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बैन की बात की। इस्लामाबाद के अंदर जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है सियासी जलसे जुलूस की आज़ादी है, गारंटीज़ दे रहे हैं आईन पाकिस्तान, इजाज़त दी जाती है, लेकिन फिर उसको भी मुख्तलिफ हीरे बानों से सबताज किया जाता है। तो क्या ये हम स्टेट ऑफ डिफेंस की तरफ रियासत या हुकूमत खुद जा रही है, और इसके कितने संगीन नताइज हो सकते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर ये जो इंटरनेशनली भी सवालात उठाए जा रहे हैं इन हालात के अंदर? देखिए, मैं फिर बात अर्ज करूं, मैं तो हैरान होता हूं कि आप पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरी हुकूमत है, क्या आर्टिकल 15 की कंप्लायंस हो रही है। मैं आपके सामने एक बड़ा खतरनाक डाटा रखने लगा हूं। ये डाटा अभी तक गया नहीं है, अगर ये डाटा वहां तक जाएगा क्या होगा। 2022 के अंदर ना डिटेंशन ऑर्डर 10,000 थे, ये मैंने निकलवाया था डाटा सारा उस वक्त थे। इस दफा मैंने डाटा निकलवाया है, वो 4,770 डिटेंशन ऑर्डर हैं। और आपने देखा किस तरह लोगों के घर जाके तोड़े, जेलों में बंद किया। डिटेंशन ऑर्डर थे ना, उन्हें डिटेन करना था, ये तो नहीं था जेलों में डालना था, उनसे बुनियादी सहूलियात लेनी थी। हमारे यहाँ तो इस यानी ह्यूमन राइट वायलेशन की इस हद तक खिलाफवर्जी हो रही है, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। अब जब आगे चलते हैं ना चीजों को हम आगे लेकर, क्या आपने इस हद तक चीजों को लेकर आगे हैं, यानी आप मिसाल के तो एक और बात बता दूं आपको, यानी इन्होंने 144 का सेक्शन मैंने चैलेंज किया हुआ है, उन्होंने उसमें क्या किया है, वो इलेक्शन के दिनों में भी 144 का नफाज कर दिया, इलेक्शन के बाद भी 144 का नफाज कर दिया। और 144 का नफाज का मतलब क्या था, गैदरिंग रोकनी थी। और उसका देखा हमने, जो बातें की वो झूठ साबित हुई, कोई ऐसी चीज नहीं थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसको मैंने डाटा सारा इकट्ठा कर रहा हूँ, और मैंने हाईकोर्ट से ऑर्डर ले अपने डायरेक्शन आती है वो लेके आए। 144 की वायलेशन में सारे पॉलिटिकल पर्चे आए, मैंने कुछ डिटेल एफआईआर की लगाई है, उसकी वायलेशन में जितनी एफआईआर आई हैं तो आप अंदाजा लगा लेना। और ये क्या, ये रास्ता ढूंढ रहे थे, इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार लिखती रही, अभी तक कोई एक जलसे की इजाजत दी और उस पर कंप्लाई किया हो। रिसेंट की इजाजत दी, उसके बाद रातों रात हमने देखा क्या हुआ, और जलसा नहीं करने दिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कानून आप हरकत में नहीं ले रही, लेकिन अल्टीमेटली क्या होना है, आप इस तरह करते रहेंगे तो फिर लोगों को रोकना मुश्किल है, लोगों का समंदर को रोकना मुश्किल है। अभी आपको पता है सुबह खैबर पख्तूनख्वा कितने लोग हैं, पंजाब से कितने लोग आगे मोबिलाइज हो रहे थे, तो अल्टीमेटली लोग तो फिर डिफेंस की तरफ चले जाएंगे ना। हमें उससे बचना है। तो ये राइट जब उनका है, आर्टिकल 15 जब कहता है, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले। और आप फ्रिवलेस ग्राउंड के ऊपर, और वो खास तौर पर कोई असला बरामद होने के जिक्र करते हैं, 3 तारीख को था, तो 4 तारीख को अपने एनओसी किया जा रही है, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता क्या होना है। और ये जो जितनी एविडेंस है ना, जब इसको क्यूमुलेटिव आप इफेक्ट देखेंगे तो पाकिस्तान के ऊपर मुझे डर है इस बात। बड़े हालात कशीदा हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, आपका बातचीत कर रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी और मामलात और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ रहा है उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, नई उभरती हुई जमातें और कुछ जो है इंटरनेशनली जो प्रेशर डेवलप हो रहे हैं पाकिस्तान में कुछ सियासी हालात के तनाजुर में, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ फारूक आदिल साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, और स्काइप पे हमारे साथ पीजे मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, दोनों से जो है कि तमाम जो है हमारे नाज़रीन बखूबी वाकिफ़ हैं। पीजे मीर साहब, ज़रा आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं और ख़ास तौर के ऊपर अभी ज़रा हम यूएन वर्किंग ग्रुप और उस तरफ भी जाएंगे। ये सारे मामला जो हैं, ये पाकिस्तान में सियासी जमातें बनना, बिगड़ना, टूटना जो है कि इलेक्शन के करीब हमेशा इलेक्शन से पहले होता रहा। तारीख भरी हुई है पाकिस्तान की। जब इलेक्शन इंजीनियरिंग करनी होती है तो होता है। ये पहली दफ़ा है कि इलेक्शन के बाद जो है कि शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल और उनके साथ मेहताब अब्बासी साहब, ये सारे के सारे नून लीग के बड़े अहम लोग जिन्होंने सारी उम्र मुस्लिम लीग नून से ही वाबस्ता रहे और सियासत की, तो अब इलेक्शन के बाद जो है कि ये पार्टी इन्होंने लॉन्च की है। तो ये आप इस सारे मंजरनामे को कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई सियासी लैंडस्केप मज़ीद कोई चेंज होगा, ये कोई इम्पैक्ट डालेगा, या ये जो है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या पेट्रियाट ग्रुप या पीटीआई जो पार्लियामेंटेरियन उस तरह की ही पार्टी साबित होगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके सवाल पे मैं आता हूँ। बरतानिया में इलेक्शंस हुए हैं, कोई शोर हुआ है, धांधली हुई है, ये हुआ है, फलाना हुआ है। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, ऋषि ये करेगा, फलाना करेगा, ये वो चेंजेस भी हुई, ये भी हुई। अवाम ने कहा नो, नथिंग डूइंग। और आप देख लो कि आज कितनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से लेबर पार्टी आ गई है। द क्वेश्चन हियर, जो आपने यहाँ सवाल किया है, जब अंदर से ही पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये मैं डिसिडेंट्स नहीं कहूंगा, डिसएग्रीमेंट्स जो होती हैं, और अगर आप उनको केटर ना करो और एड्रेस ना करो, तो फिर यही होता है, लोग पार्टीज बना देते हैं। इसके अंदर आपने दो नाम और नहीं ऐड किए, चौधरी निसार है, जफर अली शाह है, ये भी लोग थे जो बड़े डाई हार्ड थे इसके पीएमएलएन के। क्यों गए? जावेद हाशमी क्यों गए? बिकॉज पार्टी के अंदर इतनी वो फ्रैक्चर्स और रिफ्ट्स हो गई हैं, और पर्टिकुलरली ये जब पहली दफा मियां साहब एग्जाइल में गए हैं, ये वहां से ये काम शुरू हुआ। एंड वो कहते हैं कि जी ये क्यों गए, क्या हुआ, हमें यहाँ छोड़ गए। चौधरी शुजात भी यही कहते हैं, परवेज इलाही ने भी, हमें तो पता नहीं था क्या छोड़ के चले गए। अब ये जो बातें हैं ये बार बार निकल रही हैं, आप और मैं नहीं कर रहे, ये वो ही कर रहे हैं। सो उसके बाद ये जो छोटे छोटे जख्म होते हैं, ये ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, फिर ये बड़े जख्म बन जाते हैं, और उसके बाद आज जो आपने पिक्चर दिखाई है, फिर ये पिक्चर ये बन जाती है। और ये इसलिए बनती है क्योंकि अब लोग जो हैं बाशऊर हो गए, ये बहुत तकड़े हो गए हैं। और ये एक तो 67 के अंदर आप कह लो कि भुट्टो ने इनको उठा दिया था, सोए हुए थे, और उसके बाद इमरान खान ने इनको उठा दिया। अब ये उठ गए, ये कहते हैं भाई हमारा क्या बनेगा। हम रो रहे हैं टैक्सेशन के ऊपर कि ऐसी टैक्सेशन रख गई है, पर्टिकुलरली नॉन फाइलर्स एंड ऑल। तो ये जो 39 टैक्सेस आपने लगाए, लोग निकल रहे हैं। तो हम सपोर्ट करेंगे हुकूमत की, लेकिन जब आप और मैं सपोर्ट करेंगे ना, तो हम जरा बाहर जाएंगे ना, तो आपको और मुझे ऐसी ऐसी गालियां पड़ेंगी और हमारे साथ बदतमीजी होगी कि हम क्या करें। हमने अच्छा, ये मीर साहब सिर्फ नून लीग के साथ तो नहीं, ये हर जमात देखे ना, पीटीआई भी हुआ, भुट्टो साहब के साथ भी हुआ। जब उनके ऊपर स्टैब्लिशमेंट ने हाथ डाला तो उनकी पार्टी को भी तितर बितर करने की कोशिश की गई। तो ये जो मंजरनामा आज हम देख रहे हैं, इलेक्शन से पहले हो तो समझ में आता है अच्छा पीछे कोई ना कोई मैन्यूवरिंग हो रही है। इसमें आपको नजर आता है कि इसके पीछे भी कोई हाथ है, या बस ये महज पॉलिटिकली इख्तलाफात थे, या वो फैक्टर है जिसका जो निसार का आपने रेफरेंस दिया, सिर्फ वही फैक्टर है? आपने बिल्कुल सही बात किया। हम नून को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे, हम बात कर रहे हैं ओवरऑल पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। बिल्कुल, ये पीपल्स पार्टी हो गई, ये पीटीआई हो गई, नून हो गया, बाकी हो गए। द क्वेश्चन इज कि लोग चाहते हैं डिलीवरेंस, हम डिलीवरेंस नहीं दे रहे। दुनिया के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं, दे लुक आफ्टर यू। पाकिस्तान, वी आर लुकिंग आफ्टर द गवर्नमेंट। हाउ? आपकी ओवर बोरोइंग, ओवर स्पेंडिंग, और उसके बाद आप पैसा वापस नहीं कर सकते, तो पैसा कौन देता है? अवाम, थ्रू टैक्सेशन। सो जब आपके पास ऐसे ड्रैकोनिक टैक्सेशंस आ जाएंगे, तो दैट मींस इट हैज बीन अ फेलियर ऑफ योर प्रीवियस गवर्नमेंट्स। एंड ऑफ कोर्स जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो तो फंसी रहती है वो। सो इसको हमने रेक्टिफाई करना है कैसे? रेक्टिफिकेशन एक ही जगह है, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब।
हमारा राइट पीपल फॉर द रॉन्ग जॉब है, सिंपल एज दैट। एंड दिस इज द रीजन हमने मार खाई है अपने ब्यूरोक्रेसी के अंदर। आप एक दिन सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को कहीं और लगा देते हैं और कॉमर्स वाले को कहीं और लगा देते हैं, और पीपल हु आर नॉट इवन वेल वर्सेंट उसके अंदर आप उनको वहां ठोक देते हैं। मतलब डीएमजी या सेक्रेटेरिएट ग्रुप जो है कि वो डोमिनेट कर रहा होता है। वैसे फारूक साहब आपकी तरफ भी आ जाता हूँ कि हिस्टोरिकली अभी पीजे मीर साहब भी कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें इस हकीकत ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकते। पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एक कल्चर होता है, दुनिया भर के अंदर होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमेशा से नून लीग को हमने देखा कि पूरी की पूरी काफ लीग बनी और हुकूमत भी बनी उनकी, फिर बहुत से लोग वापस भी आए। ये जो अभी तब्दीलियां सारी आ रही हैं, आपको ये वही शाखसाना तसलसल चल रहा है, या ये आप समझ रहे हैं कि नहीं वाकई कोई डिफरेंट चीज़ इन्होंने अभी जो अब्बासी साहब या बाकी सारे लोग हैं जिन्होंने ये किया है, ये क्या हो क्या रहा है सारा ये? शुक्रिया खालिद जमील साहब। ये बताएं कि जो मेहताब अब्बासी साहब हैं वो किस उसूल की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून से खफा हुए हैं? क्या है? ज़ाती खफगी है? अच्छा, ये जो शायद खाकान अब्बासी है, शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, इनके पास कौन सा असूली नुक्ता है? ज़ाती इख्तलाफात हैं। ज़ाती इख्तलाफ उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल पॉइंट बनाने की कोशिश की, और जो पाकिस्तान के हालात हैं इक्तिसादी, उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ ग्रो नहीं करती। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा जब ज़ियाउल हक का बारचला लगा तो वो लोग जिन्हें भुट्टो साहब ने अपना जानशीन बनाया था, यानी गुलाम मुस्तफ़ा खर, हनीफ रामे, गुलाम मुस्तफ़ा जितोई, अच्छा कौसर न्याजी, ये करीब तरीन लोग थे ना भुट्टो साहब के। ये सब लोग इन्होंने एक एक पीपल्स पार्टी बनाई, मुख्तलिफ छोटे मोटे नाम के फ़र्क के साथ, और उसकी एक अच्छी सी पैकिंग करके वो जर्नैल के पास पहुंच गए थे बेचने के लिए। तो फिर पार्टी किसने बचाई? नुसरत भुट्टो ने, बेनज़ीर भुट्टो ने और पीपल्स पार्टी के कारकुन ने। तो इस तरह पार्टी के अंदर जो फूट पड़ती है, जो लोग नाराज़ होकर अलग हो जाते हैं, उस तरह की कोई उसकी वैल्यू होती नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ है। इस मौजूदा हालात से फ़ायदा उठाने की एक कोशिश है, लेकिन जैसे कि अभी इतलात आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब मुतहर्रिक होने जा रहे हैं, वो मुतहर्रिक होंगे तो सूरत हाल आपको। मैं इसी तरफ आ रहा था, मीर साहब से भी लेंगे कि मियां साहब जब एक साल पहले अक्टूबर में 21 अक्टूबर को वापस आए तो बहुत सी तवक्कुआत थी उनके साथ कि बड़ा पॉलिटिकली एक्टिव रोल प्ले करेंगे, एक लीडिंग फ्रंट फुट पे आकर वो सारा किरदार अदा करेंगे, सियासी कैंपेन से लेकर फिर हुकूमत साजी सारे मामलात, और इलेक्शन ट्रांसमिशन में बहुत सी आपसे गुफ्तगू भी हुई। लेकिन हमें वो इलेक्शन के बाद नज़र नहीं आया। मियां साहब एकदम से खामोशी में चले गए, कभी कभी आते हैं मंजर पे फिर खामोशी में चले जाते हैं। तो क्या वो बैकग्राउंड में रह के कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, या वो जो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके उस वजह से वो खामोश हैं, या क्या मामला क्या है कि इतने कैलिबर का लीडर जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा हो, एक बड़ी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान में उनकी, जो अभी वोट हमने देखे हैं, और उसके बावजूद जो है कि वो बुझे बुझे से उतने एक्टिव भी नहीं है, उनके चेहरे पे वो खुशी भी नहीं है। पंजाब मरकज़ के अंदर एटलीस्ट उनके भाई और बेटी की हुकूमत भी चल रही है। तो ये मामला है क्या सारा का सारा? जो है आप संजीदगी को बुझा बुझा ना कहें। मेरा ख्याल है कुछ संजीदा है और बहुत ज़्यादा वो, यानी क्या कहें उसको, यानी एक नौजवान आदमी के तौर पे शोर गोगा नहीं करते, या किसी डेस्परेट आदमी के तौर पे शोर गोगा नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में मेच्योरिटी के साथ, खामोशी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उनके पेश नज़र जो मेरी मालूमात हैं और उनके पाकिस्तान आने से पहले की मालूमात हैं कि वो इस वक्त कोई सरकारी ओहदा हासिल नहीं करना चाहते थे, पहले से ही प्लान था। और मेरे जो उनके बहुत करीब लोग हैं उनसे गुफ्तगू हुई कि ऐसा मंसूबा नहीं था। उनके पेश नज़र ये था कि पाकिस्तान में क्लासिकल पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक, और यानी अवाम और कारकुन इन दोनों के अंदर वो सियासी शऊर पैदा करना है जो होना चाहिए। मेरे ख्याल में अब टाइम का इंतखाब वो कर रहे हैं। अब उनके सामने क्या मामलात रहे हैं, क्या मामलात नहीं रहे हैं, हम उससे आगाह नहीं हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि ताख़ीर की उन्होंने, पहले मुतारिक हो जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। ये एक हमारा तज्ज़िया है, लेकिन उनके सामने क्या बात है हमारे इल्म में नहीं।
मीर साहब, ये बड़ा एक अहम नुक्ता ये है कि हमें ये क्यों कहना पड़ रहा है फारूक साहब को, मुझे या इवन आप भी इससे शायद एग्री करते होंगे कि मियां साहब ने दोबारा मुतहर्रिक या सरगर्म होने का फैसला किया है। खबर भी यही चली ना कि एक ऐसे सियासतदान को जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है उनकी, पंजाब के अंदर हुकूमत हो, मरकज़ के अंदर भी हुकूमत हो, और उनको एक तवील अरसा गुजरने के बाद जो है ये कहना पड़ेगा अच्छा जी हम दोबारा मुतहरिक हो रहे हैं। तो ये आपको क्या नज़र आता है कि पीछे बिहाइंड द सीन मामलात हैं क्या कि मियां साहब जो है कि गैर मुतहरिक हुए और फिर अब मुतहरिक होना चाह रहे हैं? देखें, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, ओवर 53 ईयर्स, नवाज शरीफ, एंड बड़े भी हुए हैं, हर चीज़ दोस्ती शोस्ती हर चीज़। पॉलिटिक्स मेरे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था कभी भी। इमरान भी हमारे साथ होता था, तो इसमें कोई पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभी मैं मिलता रहा हूँ नवाज शरीफ को लंदन में, बल्कि मरियम भी थी, वो अनुशा रहमान, हम बैठते थे उधर, गपशप लगती थी स्टैनहोप हाउस में, और वहाँ जो मुझे इंडिकेटर जो बातें होती थी, ही वांटेड टू कम बैक एंड डू बेटर। तो मैंने कहा यार ये दिस इज योर लास्ट चांस, इसके बाद यू वोंट गेट अ चांस, तो ये फाइनल कर्टन है, तो यू हैव टू डू समथिंग एंड गेट रिड ऑफ डेड वुड, और अच्छे आप लोग लेके, ये तो हमेशा मैं कहता रहा उनको। तो ही वाज फुल ऑफ एंथुसियाज्म, नहीं इंशाल्लाह मैं आऊँगा, मैं करूँगा, ये होगा। लेकिन जब पाकिस्तान आए, मेरा तो राब्ता आखिरी इनसे था सऊदी अरेबिया में, तो मैंने उसके बाद मेरा राब्ता नहीं है। तो ही सेड के यार मैं आऊँगा एंड विल डू अ लॉट। लेकिन यहाँ जब वो आए, पिक्चर चेंज हो गई, टोटल पिक्चर चेंज हो गई ऑल टुगेदर। शहबाज शरीफ सामने आ गए, और देखा जाता है अगर नून के अंदर शहबाज प्लेज द गुड कॉप, इनको आपने बैड कॉप कहा हुआ है। द क्वेश्चन इज, शहबाज शरीफ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट इज अ नोबडी, इट इज नवाज शरीफ, इट इज नवाज शरीफ स्पॉट, नॉट शहबाज शरीफ, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और आपने उस आदमी को पीछे आपने बैक बर्नर पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर नून है, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग चलती है, नून। तो ये एक जो ऐसा एक झटका पड़ा है या पड़वाया गया है, वी डोंट नो, ये तो अभी आगे पता चलेगा कि क्या क्या नहीं है। सो वेयर वाज नवाज शरीफ, why didn't he become the prime minister? So the question is कि इसके अंदर क्वेश्चंस हैं बड़े, जो कि आगे रिवील होंगे। ये तो डेवलपिंग स्टोरी है, बड़ी चीजें निकलती हैं बात के अंदर। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ जो अब ये रीइमर्ज कर रहे हैं, बिकॉज इन द लाइट ऑफ ये जो कई लोग हैं, ये मुझे पता है ये क्यों इन्होंने छोड़ा, कईयों ने इसलिए छोड़ा कि आपने मरियम को एलिवेट कर दिया, मरियम को एलिवेट कर दिया, ये इनको ठीक पसंद नहीं है। मेरे पास 3 नाम और हैं जो कि उन्होंने खुद बड़े स्टॉन्च सपोर्टर्स हैं, बट दे आर स्टिल विद द पार्टी, बट दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट, क्योंकि उनको वो चीज या वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा जो कि एक डाई हार्ड पॉलिटिकल सपोर्टर, पॉलिटिकल आप कह लो कि कारकुन को मिलना चाहिए। कई दफा मेरी बात होती है, बल्कि मैं तो बता देता हूँ, जिनको नवाज शरीफ का, मैं तो कुछ चीज छुपाता नहीं हूँ। आई जस्ट टेल हिम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑफ द कंट्री, आई टेल एवरी लीडर कि ये बंदा ठीक नहीं, ये बंदा ठीक नहीं, ये बंदा ठीक नहीं है। मैंने किसी से कुछ ना लिया है ना लेना है। सो मैंने तो देखना है नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और मैंने देखना है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज तकड़ी होनी चाहिए, जो मर्जी हो, तकड़ी होगी तो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा। अगर हम पहले कोशिश की कि नून को उड़ाने की, पीपल्स पार्टी को उड़ाने की या पीटीआई को उड़ाने की, आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कभी तकड़ा नहीं होगा। आप एक ऐसी चीज पैदा करेंगे जिसको हम कहते हैं पैराशूटिस्ट्स। ये पैराशूटिस्ट जो है पॉलिटिकल कमांडोज, ये फिर हर जगह चले जाते हैं, और आपका जो भी पार्टी में जाएंगे उस पार्टी का बेड़ा गर्क करेंगे। चलो मीर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो पाकिस्तान के सियासी हालात और इसके साथ जुड़े हुए यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या हैं, और क्या हम इंटरनली कुछ चीज़ों को जिसको हम हाउस एंड ऑर्डर करने की बात करते हैं कि वो हम करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं, या हालात को मजीद बिगाड़ की तरफ लेके जा रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात क्या हो सकती हैं, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान को चैलेंजेस, यूएन वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट कितनी अहम है और क्या हम इस वक्त जो फैसले ले रहे हैं कि वो हम चीज़ों को ठीक करने के लिए कर रहे हैं या पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात में डालेंगे। पीजे मीर साहब हमारे साथ हैं, फ़ारूक आदिल साहब भी हमारे साथ हैं। और फ़ारूक साहब, आप जो इस सारी सूरत को कैसे देखते हैं कि यूएन वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है उसको 25 मार्च को आई, कहा गया जी कि 6 माह के अंदर अंदर जो है कि 4-5 उन्होंने डिमांड्स की जी कि इमरान खान को रिहा करें, उसको कंपनसेशन दें और उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, जो जिम्मेदारान है उसको आज़ादाना तहकीकात के ज़रिए जो है कि वो ढूंढें या उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद करें और ज़रूरी कानून साजी या कवानीन के अंदर तरमीम करके 6 माह के अंदर हमें रिपोर्ट कर दें। अब ये 25 मार्च की है तो इसका मतलब 24 सितंबर तक वो मांग रहे हैं। और दूसरा जो है उनके स्पेशल रिपोर्टर हैं जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मुतल्लिक जो है कि उनको भी भेज दिया जी कि आप एप्रोप्रिएट एक्शन इसके ऊपर जो है स्टार्ट करें। तो ये महज एक करारदाद है, कागज़ का टुकड़ा है, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं? मेरे तो ख्याल में ये कोई बाइंडिंग करारदाद नहीं है। और ये हो कैसे गई, अंदाज़ा ये है कि ये जो उन्होंने लॉबिंग फर्म हायर कर रखी हैं और वहाँ जो इनकी फंडिंग बैरून मुल्क होती है पीटीआई की, उसकी वजह से हुआ है। और इतनी यानी अक्सरियत के साथ इसकी मंजूरी की शायद वजह ये है कि एक तासुर है कि अमेरिका में मौजूद या पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं उनकी कसरत जो है, अक्सरियत उनके पीटीआई की सपोर्टर है और वो चूँकि नेशनल भी हैं उन मुल्कों के, तो अब इन लोगों ने जिन्होंने वोट दिया इस करारदाद के हक में, वो एक कांग्रेस का है, वो तो बाइंडिंग नहीं है वाकई, आई एग्री विद यू जिसमें हुआ। लेकिन यूएन वर्किंग ग्रुप मेरा ख्याल है उसकी तो इंटरनेशनल बड़ी अहमियत है जो। अच्छा, तो कश्मीर में क्यों नहीं इस्तेसबाब राय हो गया अब तक? अरे डेफिनेटली ये तो रीज़न क्वेश्चन तो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। तो मेरा नहीं ख्याल, बस ये होता रहता है, ये लॉबिंग है, तमाशा आ गया हमारे सामने। मेरे ख्याल में इस वक्त आलमी बरादरी भी ये चाहती है कि पाकिस्तान स्टेबल हो, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो। अगर इस तरफ चले जाएं इस तरह की चीज़ों की जो मेरे ख्याल में कागजी हैं, तो पाकिस्तान में आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, मईशत मुस्तहकम कतन नहीं हो सकती और कोई पाकिस्तान का दोस्त, गैर दोस्त, इवन इंडिया भी नहीं चाहता कि हमारे यहाँ अदम इस्तेहकाम हो। तो वो मैं तो इसकी कोई अहमियत। मीर साहब, आपके क्या ख्याल है कि ये जो यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है 17 पेज की और उसके अंदर आखिरी 2 पेजेस खास तौर के ऊपर जिसके अंदर वो एक्शन कुछ डिमांड कर रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि 6 माह में आप करें, हमें रिपोर्ट भी करें, फिर वो अपने जो स्पेशल रिपोर्टर्स हैं उनको भी कह रहे हैं कि आप जो है कि एप्रोप्रिएट एक्शन इसके ऊपर जो है कि वो स्टार्ट करें, तो ये कोई ख़तरनाक हो सकती है पाकिस्तान के लिए अगर हम वो चीज़ें नहीं करते जो वो कह रहे हैं? 2 चीज़ें, एक तो बाहर की कोई भी कमेटी हो या कोई लोग हो और वो पाकिस्तान के सॉवरेनिटी पे बात करें तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये हमारा इंटरनल मामला है। लेकिन अगर हमने बिजनेस करना है और रिलेशंस रखने हैं बाकी ममालिक के साथ, तो ये जो वर्किंग कमेटी है ये रिप्रेजेंट करती है सारों का। और हर बंदा यही चाहेगा, हम भी यही चाहेंगे कि इलेक्शंस ठीक हो, आपके ऑफिसेस ठीक हो, क्योंकि बाहर के मुल्कों ने आके आपके साथ तजारत भी करनी है, आपने भी बाहर जाके तजारत करनी है। तो अगर सिस्टम एक डूबियस रास्ते पे चलेगा तो आपका क्या ख्याल है, क्वेश्चंस नहीं उठेंगे? आपका क्या ख्याल है यहाँ फॉरेन बिजनेसमैन आएगा? आपका क्या ख्याल है आपकी अपनी जो FDI है वो आएगी? इधर नहीं आएगी। लोगों ने तो इन्वेस्ट दुबई में शुरू कर दिया, UAE में शुरू कर दिया, स्पेन में कर दिया। पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लेके आते? एक जमाने में 31 बिलियन पे भी हो गए थे ना। सो व्हाई हैज इट कम डाउन? द क्वेश्चन इज कि हमने अपनी क्रेडिबिलिटी को खुद मेंटेन करना है, हमने अकाउंटेबिलिटी खुद करनी है, लेकिन वो करनी है साफ नीयत के साथ। जब आप साफ नीयत के साथ करेंगे तो लेट मी टेल यू कि आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। लेकिन जब आप खुद ठीक काम नहीं करेंगे तो लोग तो आप पे, आपका क्या ख्याल है जो हमारी कितनी है 126 या जितने भी फॉरेन एम्बेसीज हैं पाकिस्तान में बैठी हुई हैं, क्या ये डिस्पैचेस अपने अपने मुल्कों में नहीं भेजते? बिल्कुल भेजते हैं। कि क्या हो रहा है, अब तो उन्होंने ट्रांसलेटर्स भी रख दिए हैं यहाँ। तो द क्वेश्चन इज कि हमने अपने घर को ठीक करना है और वो हमने करना है। हमें ये ना कहे कोई और करे, किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें खुद अपनी जरूरत होनी चाहिए, अपने घर को साफ करें। तो जब घर भी हमारा साफ हो जाएगा और कर लेंगे, अवाम भी खुश होगी, इंटरनेशनल आपका जो प्लेटफॉर्म है, पोडियम है, वो भी खुश होगा। अब इसको करेगा कौन? सवाल तो यही उठता है ना। बातें तो बड़ी अच्छी हम कर जाते हैं, करेगा कौन? आज आप देखो
ये 34 रुपए इलेक्ट्रिसिटी की आप कैपेसिटी टैक्स में ज्यादा दे रहे हो, इसको कौन इंक्वायरी करेगा? आईपीपीज ने आपके मुल्क को खा दिया है। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक आईपीपी 1.25 बिलियन की वो उसको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, मुझे बताएं वो बिजली तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है एक आईपीपी, पैसा उसको आप दे जा रहे हो अंडर योर पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये चीजें होती हैं, आपको खुद ठीक करना पड़ता है। पीआईए का कोई मसला नहीं है, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर को इंटरेस्ट शो कर दे, उनको बुलाए और बताए हम सब ठीक कर सकते हैं। एक वजीर इनकॉम्पिटेंट, मैं बार बार कहता हूं, वो जो पिछली पीटीआई का गवर्नमेंट, उसने जाके क्या कह दिया नेशनल असेंबली कि जी हमारे पायलट जो है फेक, और अभी तक भुगत रहे हैं। डिग्री एब्सोल्यूट नॉनसेंस। हर 3 महीने के बाद पायलट का सिमुलेशन होता है, और कोई पायलट इस तरह नहीं है। ठीक है, बीच में निकले कई, लेकिन मेजॉरिटी द पायलट्स आर गुड। हम तो जाकर लोगों को ट्रेन करते हैं। इन्होंने आके असेंबली में किया, उन्होंने कहा जी खुदा हाफिज, हमारी एयरलाइन का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी आई, नहीं जी वर्जिन एयर को ले आओ, दूसरे को ले आओ। क्यों? उसमें किकबैक्स थे। हमने पूरी कोशिश की है रूजवेल्ट को भी बेचने की, स्क्रीप को पेरिस में बेचने की। क्यों? क्योंकि खांचे लगे हुए थे आपके। सो हम बेईमान लोग हैं, प्लीज एक्सेप्ट अस, हम बेईमान हैं। और ये बेईमानी मेरी नजर के अंदर, ये जो करंट आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, मेरी होप है कि ये खुदा की कसम इनको ठीक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ठीक। मुझे होप है, अल्लाह करे, क्योंकि वैसे हम डंडे के साथ चलने वाले हैं। आपने पहले बात की थी एक, लेट मी टेल यू, और जो मुल्क अपनी ट्रैफिक को ठीक नहीं कर सकता, जो गवर्नर या गवर्नेंस या चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर अपने ट्रैफिक को ठीक नहीं कर सकता फ्रॉम कराची टू पेशावर, वो क्या गवर्नेंस होगी यार, मुझे बताएं। लेकिन बीर साहब, वो अपनी अपनी डोमेन से अगर हम निकल जाएं, अदलिया अपनी डोमेन से निकल जाए, पार्लियामेंट अपनी डोमेन से निकल जाए, या एग्जेक्टिव या फोर्सेस अपनी डोमेन से निकल जाएं, तो उससे भी अपनी कई कबातें तो पैदा होती हैं। बिल्कुल होती हैं, लेकिन यार हम डंडे से चलने वाले, मेरे भाई प्लीज अंडरस्टैंड, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने आप पे तनकीद करना बर्दाश्त न करें। हम तनकीद अपने ऊपर नहीं बर्दाश्त करते, हम उसको रिटेलिएटरी मोड में चले जाते हैं। एक्सेप्ट व्हाट इज रॉन्ग एंड यू विल इंप्रूव। लेकिन ये सब डंडा इतना भी नहीं होना चाहिए कि दुनिया सारी फिर जो है कि अब जो हमारे साथ हो रहा है कि जी वो कह रहे हैं कि आप इंसानी हकूक भी नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं है, हर चीज़ नहीं है, तो दुनिया अगर करारदादे पेश मंजूर कर रही है तो वो भी तो इससे डंडे के ज्यादा इस्तेमाल से कर रही है। डंडा इज नॉट डंडा के मारो, डंडा इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। इन्फ्लुएंस, अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर डंडा। आप इम्प्लीमेंट करें यार डंडा, ये आपको डंडा पड़ जाएगा। आपकी ट्रैफिक है, फाइन्स बढ़ाओ, आपकी इस तरह चीजें, फाइन्स बढ़ाओ यार। बर्तानिया के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप ये ट्रैफिक ऑफेंसेस करते हैं डेली, हम क्यों नहीं कर सकते? फारूक साहब को मैं लेता हूँ, जरा खुद भी इसमें कुछ चीजें ऐड भी करना चाहें। दूसरा जो बुनियादी मेरा सवाल है ना सारे तनाजुर में, पहले मैं जरा एक चीज़ ऐड कर दूं। देखें, एक तो ये बात कि ये जो बात गुलाम सरवर खान ने कही थी कौमी असम्बली में, इस पर तो कोई कमीशन बनना चाहिए, अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं थी, और उनको उसका अकाउंटेबल होना चाहिए, उसके पीछे क्या मामलात थे, और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उस हुकूमत कुछ और लोग उसमें शामिल थे, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। नंबर 1। अभी जो पीजे मीर साहब ने एक और बहुत अहम बात कही, उन्होंने ये कहा कि जो हुकूमत ट्रैफिक भी नहीं चला सकती। अच्छा, ट्रैफिक की एक बात, अलामती बात मैं समझता हूँ, मिसाल के तौर पे आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आटे की कीमत को नहीं कर, सब्जी को नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? मैं ये समझता हूँ कि ये खराबी उस वक्त पैदा हुई जब जनरल तनवीर नकवी इंडक्ट हुआ हमारे सिस्टम में, और उसने आके एनआरबी जब बना था, एनआरबी बनाया, और उसने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को तबाह कर दिया उस शख्स ने। नतीजा ये निकला कि मार्केट कमेटियां बननी बंद हो गई। नतीजा ये निकला कि आपका पुलिस हेडलेस हो गई। एक छोटा सा धरना, ये फैजाबाद के 400 लोग भी नहीं थे, उनको पुलिस नहीं उठा सकी, इसी के उन पे सर पे कोई वो नहीं था, मजिस्ट्रेट नहीं था। वरना मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है और चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन धरने वालों के सर पे तो बहुत कुछ था, उनके सर पे यकीनन था, वो ठीक बात है। लेकिन आपको वो सिस्टम वापस लाना है जब ही आपका ट्रैफिक भी ठीक होगा, जब ही आपकी मार्केट। ये शर्म की बात है कि वजीर आजम को चीनी की और प्याज की कीमत पे बोलना पड़ता है, उसका कोई काम नहीं है। इसके साथ फारूक साहब एक चीज मेरा ख्याल है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो हमारी होती है ना, तहसील मैनेजमेंट, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी ठीक नहीं है, लोकल बॉडीज हमारी भाई। वो अगर मजबूत हो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो था
वो इस वक्त बांग्लादेश में भी वही एग्जिस्ट करता है, इंडिया में भी वही एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान में करता था, जिसे तबाह कर दिया परवेज मुशर्रफ के ज़माने में। आप उसको कोई, अब मुझे नहीं पता वो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं, हो सकते हैं। या तो उसको ठीक कर लें, या आपने जो बलदियाती निज़ाम जो चीज़ बनाई है उसमें वो खलापुर करें। मुझे एक बंदे ने बताया जो सेक्रेटरी की पोजीशन से रिटायर हुए, वो उस वक्त अमेरिका में थे जब ये तोड़ फोड़ कर रहे थे, तनवीर नकवी साहब ये कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास मुतबादिल क्या है, तो उन्होंने कहा मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, मैंने शर्म से मुंह छुपा लिया। बहुत शुक्रिया फारूक आज़ाद साहब, आपका भी, पीजे मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। हम दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान बेहतर होने चाहिए और आवाम को सर्विस डिलीवरी जो है और फलाह बहबूद जो है वो बुनियादी फोकस हो तमाम का, तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।